बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एनपीओ चैप्टर की। एनपीओ चैप्टर जो क्लास 12th में बुक 1 का फर्स्ट चैप्टर है, उसने बहुत बच्चों की नाक में दम किया हुआ है। कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा मुश्किल है। अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, हमें इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जो कि इस प्रकार है। आपको इसमें जानना है कि इसका मीनिंग क्या है, आपको इसमें जानना है कि व्हाट इज द डिफरेंस जो आपको एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी और एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी की अकाउंटिंग में ध्यान रखने को मिलेगा। आपको इसमें जानना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनाई जाती हैं। आपको इसमें अलग अलग टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें उसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनपीओ के मीनिंग के साथ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेरे बच्चे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी के लिए है। सोसाइटी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ कल्चरल काम करता है, कुछ एजुकेशनल करता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कुछ मेंबर्स मिलकर चलाते हैं। एनपीओ के पास प्रॉफिट हो जाए ये जरूरी नहीं, हो सकता है ये कभी कभार लॉस में भी ऑपरेट करता है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर अपना मेन ऑब्जेक्टिव रखते हैं। एनपीओ को पैसा मिलता है उसके मेंबर्स से, और मेंबर्स ये अमाउंट ईयरली भी दे सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली भी दे सकते हैं, जो भी एनपीओ की टर्म्स एंड कंडीशंस है। मेंबर्स जो भी पैसा एनपीओ को देते हैं वो सब्सक्रिप्शन कहलाता है। बात करते हैं एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर कैश अकाउंट नहीं बनता, कैश अकाउंट की जगह बनाया जाता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यहां पर हम प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलते, प्रॉफिट को हम सरप्लस बोलते हैं। यहां पर हम लॉस को लॉस नहीं बोलते, लॉस को हम डेफिसिट बोलते हैं। यहां पर हम बैलेंस शीट एक नहीं दो बनाते हैं। कुछ बच्चे इन्हीं बातों से डर जाते हैं कि पी&एल अकाउंट की जगह अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, ये सारी चीजें कैसे होंगी। डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस लेकर आऊंगा पूरे अकाउंट्स के सिलेबस की। मैं गगन जग्गी, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की फैकल्टी एट एलीट एजुकेशन एकेडमी। ये मेरा नंबर है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इस पे व्हाट्सएप करके मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हम आज अपने पास टॉपिक सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से डिस्कस करने हैं हमने इस चैप्टर में। एनपीओ में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है सब्सक्रिप्शन का, फिर है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, फिर हमारे पास टॉपिक निकल कर आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की प्रिपरेशन का, और बैलेंस शीट की प्रिपरेशन का। आज मैं आपके साथ सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठाऊं, चलिए मैं आपके लिए सबसे पहले आज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिस्कस करना शुरू करता हूं। आइए मेरे बच्चे समझिए, टॉपिक क्या कहता है। टॉपिक कहता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। फिर से, कॉस्ट यानी कि लागत। किस चीज की लागत? जो मटेरियल्स यानी कि सामान, कंज्यूम्ड यानी कि ईडी पास्ट टेंस है ना, तो कंज्यूम मतलब जो सामान यूज हो गया एक एनपीओ में, उसकी हमने लागत निकालनी है कि कितने का सामान एक साल में एक एनपीओ में यूज हो गया। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब कोई भी बच्चा कॉमन सेंस लगा सकता है। मैं कहता हूं फॉर्मूले को रटने की जरूरत है ही नहीं, रटना नहीं है मेरे बच्चे, हमने सारी चीजें समझनी है। बिल्कुल। एक बात सोचो, आपके पास साल की शुरुआत में अगर 10,000 रुपए का सामान था। जी हाँ सर, 10,000 रुपए का सामान था। सर सामान क्या? मैं कहता हूं मान लीजिए एनपीओ ने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करी, साल की शुरुआत में आपके पास 10,000 रुपए की मेडिसिन थी। आप 1 लाख रुपए की मेडिसिन और खरीद लाए बाजार से। टोटल मेडिसिन कितने की हो गई? सर 10,000 की पहले थी, 1 लाख की लिया, 1,10,000 से। सर ये तो बहुत आसान है। हाँ वही तो। अगर साल के एंड में आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्लोजिंग में जब अपना स्टॉक चेक करा, तब आपके पास 15,000 रुपए की मेडिसिन अभी भी थी। 10 की पहले से थी, 1 लाख की और आ गई, टोटल हो गई 1,10,000। 15 की हमारे पास अभी भी बची हुई है। मतलब सर बीच की मेडिसिन कहां गई? वही तो, जो बेटा बीच की मेडिसिन लग गई, गायब हो गई, उनको हम कहते हैं वो कंज्यूम हो गई। समझ आई बात? सिंपल सा फॉर्मूला। अरे रटना तो है ही नहीं, समझने वाली बात है क्या कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड कैसे निकाली जाएगी। जो ओपनिंग में हमारे पास स्टॉक था उसमें हम जोड़ देंगे परचेजेस और माइनस कर देंगे जो हमारे पास अभी भी स्टॉक बचा हुआ है। तो एक फॉर्मूला निकल कर आ गया। बुक कहती है कि ये फॉर्मूला है, मैं कहता हूं मेरे बच्चों को तो समझ आ गया कंसेप्ट। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो सिंपल सा एक लॉजिकल चीज है। तो सिंपल सी एक लॉजिकल चीज है कि ओपनिंग स्टॉक में अगर हम परचेजेस जोड़ देंगे तो पता पड़ जाएगा कि हमारे पास टोटल मेडिसिन कितनी थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर उसमें से अभी भी 15,000 की मेडिसिन हमारे पास हैं, तो इसका मतलब 95,000 की मेडिसिन हम ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम कर चुके हैं। वेरी वेरी गुड। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ आ गई। समझ आ गई तो नोट डाउन भी कर लो।
नोट डाउन कर लो, वीडियो सिर्फ देखने के लिए थोड़ी है। अपने दिमाग में आप इस चीज को बिठा पाए तो नोट डाउन करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नोट डाउन कर लो। क्या? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन ना कभी कभार आपके साथ ट्रिक खेलेगा। कैसे ट्रिक खेलेगा? क्वेश्चन आपको कभी कभार परचेजेस की वैल्यू दे देगा और कभी कभार परचेजेस की वैल्यू नहीं देगा। तो परचेजेस तो दो तरीके की होती हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। वेरी गुड। अब क्रेडिट परचेज यहीं आके क्वेश्चन घुमाता है आपको। क्वेश्चन कहता है जी क्रेडिटर अकाउंट बनाइए और क्रेडिट परचेज निकालने की कोशिश कीजिए। तो क्या मेरे बच्चों को भी क्रेडिटर अकाउंट बनाना नहीं आता? आता है। क्रेडिटर अकाउंट में क्या आता है? बैलेंस बीडी आता है, बैलेंस सीडी आता है। भाई क्रेडिटर अकाउंट में जो हमने क्रेडिटर से परचेज करी है, क्रेडिट परचेज, उसकी डिटेल जाती है। और क्रेडिटर अकाउंट में जो मैंने अमाउंट पे करा था क्रेडिटर को, आना तो टू कैश से चाहिए था, मगर याद रखेंगे यहां पे कैश अकाउंट नहीं बनता। क्या बनता है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहां पर उस चीज को हम टू रिसीट्स एंड पेमेंट से दिखाते हैं। यहां तक का क्रेडिटर अकाउंट तो मेरे बच्चे 11th क्लास में बनाना सीख चुके हैं। अगर किसी बच्चे को ये क्रेडिटर अकाउंट बनाना नहीं आता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लिंक आपको मैंने नीचे शेयर कर दिया है, आप दूसरी वीडियो देखकर अकाउंट्स के बेसिक भी अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में यहां पर देखने वाली बात यह है कि क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। सर क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस? जी हां, इसमें डरने घबराने वाली बात क्या है? सोचो मेरे साथ साथ एक एग्जांपल लेते हैं। आप मार्केट में सामान परचेज करने गए हैं, आपका काम ट्रेडिंग का है। एक जगह से खरीदते हो, दूसरी जगह बेच देते हो, एक जगह से खरीदते हो और दूसरी जगह बेच देते हो, बीच में आप अपना प्रॉफिट कमा लेते हो। ठीक है, वेरी वेरी गुड। आपने क्या करा? 8,000 रुपीज का सामान खरीदा, 10,000 में बेचा, 2,000 रुपीज आप अपने पास प्रॉफिट रखते हो। आप अपने सप्लायर के पास कभी भी परचेज करने जाते हो तो अगर बिल 8,000 का है, आप उसे कभी 5,000 देकर आते हो, कभी 6,000 देकर आते हो, कभी 7, कभी 8, है ना? इस बार आप अपने सप्लायर के पास गए, सप्लायर ने कहा भाई साहब मैं ये कह रहा हूं 9,900 का बिल है। बिल कितने का है? 9,900 का। तो आप एक काम करो, 10,000 दे दो, आगे एडजस्ट कर लेंगे, 100 रुपए मेरे पास चेंज नहीं है। सुनो मेरी बात। सप्लायर ने क्या कहा कि सर आप 9,900 की जगह 10,000 पे कर दो, मेरे पास अभी 100 का चेंज नहीं है। आपने उसे 10,000 रुपीज पे कर दिए, 100 रुपीज। यहां पर आपका क्या है? सर 100 रुपीज हमने उस बंदे से लेने हैं, हमारा एसेट है। वही तो मैं कह रहा हूं, क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस। बेटा क्रेडिटर को यहां हम डेटर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्रेडिटर विद अ डेबिट बैलेंस। मतलब ये वो सप्लायर है जिससे हमें पैसे लेने हैं। वेरी गुड। अब अगर ओपनिंग में हमें क्रेडिटर का बैलेंस गिवन है डेबिट, तो वो आएगा डेबिट साइड पे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट तो डेबिट साइड पे लिख देते हैं हम, टू बैलेंस बीडी। और अगर क्लोजिंग में गिवन है तो हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी। ये है हमारे पास क्रेडिटर का पूरा अकाउंट, जिसमें ओपनिंग लाइबिलिटी का बैलेंस आ सकता है, ओपनिंग एसेट का बैलेंस आ सकता है। क्रेडिटर लाइबिलिटी भी हो सकती है और एसेट भी हो सकता है। भाई दोनों केसेस पॉसिबल है ना। एक सप्लायर पर आपने 100 रुपीज लीव कर दिए थे कि इससे हम एडजस्ट कर लेंगे, और दूसरे सप्लायर को आपने 2,000 रुपीज देने थे, तो टोटल क्रेडिटर का बैलेंस यहां पर हम लिखते हैं, भले वो लाइबिलिटी हो या फिर हमारा एसेट। ठीक है सर, हमें बात समझ आ गई। तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस भी आएगा, क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस भी आएगा। तो अगर क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग का, अगर ओपनिंग में क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है। और अगर हमारे पास ओपनिंग का बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है, ओपनिंग का बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है, तो उसी का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है। जिसको भी ये बात समझना है, अरे बेटा टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ, वीडियो थोड़ी सी पीछे करो और दोबारा सुनो। जब तक ना समझ आए दोबारा सुनो, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे डाउट ले सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ने आपके साथ एक ट्रिक खेली, आपको परचेजेस का अमाउंट नहीं दिया था तो कोई बात नहीं, आप ये अकाउंट बनाएंगे और परचेजेस का अमाउंट कैलकुलेट करके सिंपल फॉर्मूला में, कौन सा फॉर्मूला जो हमने सबसे पहले सीखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक में पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन का वीडियो। अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपसे मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, आप चेक करते रहिएगा। चेक कैसे करेंगे भैया? यूट्यूब पे हो तो कैसे करेंगे चेक? सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, बेल का भी बटन दबाएंगे, और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे इसी तरीके की शॉर्ट वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एलिट एजुकेशन अकेडमी।